हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप लोग बेहद अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो जितने भी क्वेश्चन देते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर हम 21 से देखेंगे। पिछले वीडियो में 1 से 20 तक हम क्वेश्चन देखे थे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पर यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। मतलब कहता है वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि और उसका जो क्षेत्रफल है ये दोनों समान है। तो कहता है यहाँ पे तो वृत्त का व्यास होगा, तो परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। पाई से पाई कट जाएगा, तो 1r से 1r कट गया तो r बराबर 2, तो व्यास हो जाएगा मेरा 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। कहता है 3 सेमी त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या दे दिया है 3 सेमी और गोला का आयतन पूछता है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, तो 4/3 गुना पाई गुना r³, तो r का मान 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3, 1 3 से 1 3, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36 पाई सेमी क्यूब। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त की परिधि जो है, परिधि के लिए फार्मूला है 2πr। ठीक है। और यह जो है सो देता है 10 पाई देता है, तो पाई से पाई कट गया और ये 2 से 2 बचे 10, तो r का मान आ गया 5। अब कहता है यहाँ तो उसका क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हम यहाँ पाई रहने देते हैं, r का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो 25 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 सेमी, 6 सेमी और 5 सेमी हो तो इसके विकर्ण की लंबाई। घनाभ की लंबाई 8 सेमी है, इसकी चौड़ाई जो है 6 सेमी है और ऊंचाई जो है वो 5 सेमी है। तो हमें कहता है डायगोनल इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण के लिए फार्मूला होता है √L² जोड़ b² जोड़ h²। तो हो गया ये मेरा 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो 8 8 64, 6 1 36 और 5 25, मतलब ये दोनों 100, तो आ गया 125 √125। तो 125 को हम लिखेंगे यहाँ 5 गुना 5 गुना 5, 2 से 1 5 बाहर आ गया, तो 5√5। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछता है। यहाँ त्रिज्या जो है वो 4 सेमी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का πr², अर्धवृत्त है तो 1/2 से गुना कर देंगे, तो 1/2 और हम पाई का मान जो है वह होता है 22/7 और त्रिज्या स्क्वायर तो 4 है, तो 4 गुना 4, 2 दूनी 4, तो हो गया यह 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17। ठीक है। 176/7, तो हो गया इसका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मतलब कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ए में कहता है 25%, तो इसका मतलब 25/100, तो इसका मान आ गया 0.25। प्रायिकता का जो मान होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर होता है, तो ये मान होगा। बी नंबर है 2/6, 2 एकइये 2 तिहाई 6, ये भी जो है 0 से बड़ा है, तो ये भी मान होगा। तीसरा है 3/4, ये भी जो है 0 से बड़ा है, तो ये भी इसका मान होगा। और अगला है 3/2, 3/2 का मान 1.5 आया,
तो यह जो है 1 से बड़ा हो गया, जबकि प्रायिकता का मान 1 के बराबर होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 3/2। अगला है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम, तो कम से कम उसका मान जो होगा वो होगा ए नंबर 0। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा को फेंकेंगे, तो पासा को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 आया। विषम संख्या जो है इसमें विषम संख्या हो गया 1 3 और 5। तो कहता है विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या 3 गो है और टोटल 6 गो है, 3 इकाइयाँ 3 दूनी 6, आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन है 29, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब मैच जीतने की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेते हैं, 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता को हम ई' मान लेते हैं, यही पूछता है। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दोनों का जोड़ जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 0.7 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो जाएगा 1 माइनस उधर जाएगा तो घटाएंगे तो 0.3 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग यही सब क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा और इसको बनाइएगा तो आपका मार्क्स जो है 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इस बार आने वाला है, जिसमें से आप निश्चिंत हो जाइए आपको 50 में 50 आएगा, लेकिन प्रयास करते रहिए। अगला प्रश्न है, कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काला रंग के बादशाह हम लोग जानते हैं ये जो होता है पान का पत्ता काला होता है और चीड़ी का पत्ता शायद काला होता है। तो इसमें भी 13 और इसमें भी 13, तो के क्यू और जे इसमें भी 3 गो होगा तस्वीर वाला पत्ता और इसमें भी 3 गो तस्वीर वाला पत्ता होगा। तो कहता है काला रंग का बादशाह, तो काला रंग में बादशाह 1 का 1 2 और टोटल पत्ता होता है ताश में 52, 2 इकाइयाँ 2 से ये 26 बार में 1/26 रिजल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ये बिल्कुल आसान है। 24 के अभाज्य खंड में तो 64 तो 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 और 2 से 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6। तो कहता है घातांक कितना है, तो यहाँ घातांक जो है वो हो गया 6। अगला कहता है महत्तम समावर्तक PQ अगुना लघुत्तम समावर्तक PQ क्या होगा। तो कहता है महत्तम समावर्तक मतलब HCF ऑफ PQ और उसके बाद कहता है क्रॉस LCM ऑफ PQ, ये किसके बराबर होता है, तो ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अगला है किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद का घात जो होता है वो कैसा होता है, भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या, ऋण पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। किसी बहुपद की घात जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो ये जो होता है बहुपद, हम लोग कोई भी बहुपद लिखते हैं, यहाँ पे बहुपद का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है px इज इक्वल टू a0 x के पावर 0, a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3। तो यह जो पावर होता है ये सब धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ भिन्न संख्या 1/2 ये मेरा भिन्न संख्या है, इस रूप का नहीं होता। ऋण पूर्णांक माइनस वाला नहीं होता है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या जो है वह 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होगा। तो ये पावर 2 है, तो पावर 2 जो होता है ऊपर वाले का फिगर बनाएगा। यह जो है सो मतलब द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण जो होता है वो परवलय का फिगर बनाएगा। परवलय के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़िएगा शायद 13.1 और में। कहता है शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। शून्यक यहाँ 2 8 दिया हुआ है, बहुपद कहता है वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो शून्यकों की संख्या जो है इसमें दे रहा है 2। कहता है शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो 2 8 वाले बहुपदों की संख्या जो होगी, इस दोनों के इस्तेमाल से हम अल्फा अगर हम 2 को मानते हैं, बीटा 8 को मानते हैं, तो मूलों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा 2 जोड़ 8 ये हो गया 10, और अल्फा इंटू बीटा तो 2 गुना 8 हो गया ये 8 दूनी 16। तो यहाँ बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 10, तो 10x जोड़ हो गया 16। यदि हम इसी में अगर इसको बदल देते हैं अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 8, तो पहले मूलों का योगफल 2 जोड़ 8 आ गया 10, और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया 2 गुना 8 8 दूनी 16। तो इससे अगर हम बहुपद निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 10 है, तो 10x और अल्फा बीटा का मान 16 है। तो इस तरीका से हम देखते हैं दोनों बहुपद समान है, और इसमें शून्यक चूंकि मेरा 2 दिया हुआ है, तो इस तरीके का बहुपद कहता है शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नहीं, इस तरीके का इस टाइप का मतलब बहुत सारा बहुपद होगा। इस तरीके का हम बहुत सारा बहुपद ला सकते हैं जिसका रिजल्ट जो होगा वह मतलब कि 2 और 8 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनगिनत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किसी द्विघात बहुपद के यदि 2 एवं शून्यक 2 और 6 है, अल्फा के मान 2 है और बीटा के मान 6 है, तो द्विघात बहुपद होगा। हमें कहता है द्विघात बहुपद इसमें क्या होगा, तो यहाँ मूलों का योगफल हो गया 2 जोड़ 6 बराबर 8, और मूलों का गुणनफल हो गया 2 गुना 6 6 दूनी 12। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, तो 8x और अल्फा इंटू बीटा का मान 12। तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। कहता है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 35 के शून्यक है। तो चेक करना पड़ेगा यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, तो a का मान 1 है, b का मान 16 है और c का मान 55 हो गया। d बराबर फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 16 तो 16 का स्क्वायर, 4a का मान 1 और c का मान 55। 16 को 2 बार गुना करेंगे तो आ गया यहाँ पे 256, ई हो गया 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, आ गया यहाँ 36। तो कहता है दोनों ऋणात्मक, ये निकालना पड़ जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ y बराबर फार्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a माइनस बी, तो ये हो गया माइनस 16 प्लस माइनस रूट डी, इसका रूट का 36 बट्टा 2a, तो a का मान जो है ये 1 है, तो माइनस 16 प्लस माइनस 6 बट्टा में 2, तो माइनस 16 जोड़ 6 बट्टा 2 अब माइनस 16 माइनस 6 बट्टा 2, तो ये हो गया माइनस 10 बट्टा 2 और ये माइनस 22 बट्टा 2, तो ये रिजल्ट हो गया माइनस 5 और इधर हो गया माइनस 11। तो कहता है दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक एक धनात्मक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यदि बहुपद
2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के वैध कर्म हो, इसका शून्यक एक दूसरे के वैध कर्म है, तो a जो होता है x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और c जो होता है अचर पद है। और इसका शून्यक एक दूसरे के वैध क्रम है। अगर पहला को अल्फा मानेंगे तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब इसको हम मूलों का गुणनफल देखते हैं, तो मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a के बराबर होता है। तो इससे e कट गया, 1 c का मान है यहाँ -k और a का मान है 2, तो k बराबर हो गया -2। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, यदि px बराबर x² माइनस 5x माइनस 12, तो p1 का मान पूछता है हमसे। यहाँ पे दिया हुआ है px इज इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान, तो यहाँ 1 रखेंगे। 9 में क्वेश्चन हम बनाना सीख चुके हैं, तो हो गया 1 प्लस 5 माइनस 12, ये 5 है 1 6 माइनस 12 आ गया -6, तो इसका मान जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण, हमें इक्वेशन दिया हुआ है, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12y प्लस 6x, तो इसको पहले लिख देते हैं 6x प्लस 12y बराबर 6 का हल है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम 3 से गुना करते हैं, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा था, तो 3 से 3 दूनी 6x, 3 से 3 चौका 12y और 3 से 3 तिहाई 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं यह जो है समीकरण, यह किस रूप का आ गया, ये और ये बराबर है, मतलब a1/a2 बराबर है, यह और यह बराबर है, मतलब b1/b2 बराबर है, और ये बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है। तो यह जो कंडीशन है इस पर कोई हल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ये समांतर रेखा का इक्वेशन आ जाता है इससे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य, माध्यक और बहुलक जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, और माध्य विचलन जो, मानक विचलन जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मानक विचलन। अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे इसमें 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 बहुलक कौन होगा, तो 15 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 14 एक बार 2 बार आया है, 13 एक बार और 2 बार, सबसे अधिक बार 15 है, इसलिए इसका बहुपद 15 हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो 1 2 3 4 5 लगातार जब संख्या रहे और माध्य पूछे तो बीच वाला रिजल्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नहीं तो हम इसको जोड़ के देख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, माध्य निकालना है तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 5 10 15, 15/5, 5 तिहाई 15, इसका आंसर हो गया 3। प्रेक्षक कहता है यहाँ पे माध्य और माध्यक से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा रहेगा, आप लोग बहुत प्रयास कीजिए। कहता है यहाँ पे 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक पूछता है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटा 6 है, उसके बाद 7 है, 8 है, उसके बाद हो गया 12 13 14 और 15, 1 2 3 4 5 6 7 है, प्रेक्षणों की संख्या 7 है, तो माध्यक जो होता है ये हो जाता है n+1/2 मा प्रेक्षण। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं n का मान 7 जोड़ 1/2 8/2, 2 से 4, चौथा स्थान पे इसमें कौन है सो देखते हैं, 1 2 3 4, तो माध्यक जो हो गया वो 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना मतलब 3 गुना माध्यक और
माध्य का 2 गुना का अंतर, तो माध्य का 2 गुना का अंतर 2 गुना माध्य, तो यह जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला होता है, यह जो है सो ये बहुलक का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, कहता है यहाँ ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोगों को पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना 1 भुजा स्क्वायर होता है। फार्मूला सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 28 सेमी के बराबर हो तो क्या होगा। वृत्त की परिधि मतलब 2πr जो है ये भी 28 है, और वर्ग का परिमाप होता है मेरा क्या चीज़, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ये भी 88 है, तो बराबर है। हमें चेक करना होगा। तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ से यह कट गया मेरा 44 बार में, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया 44, भुजा जो हो गया वो 44 हो गया, और यहाँ 22/7 गुना r, और इधर हो गया 44, ये 2 r 7 दूनी 14। वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7, और ये 14 गुना 14, 2 7 से, तो हो गया यहाँ 44 गुना 14, 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, और 14 चौका 56, 1 और ये 6। इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल 616 आया, और वर्ग का क्षेत्रफल 44 का स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, तो 44 को 44 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 6 13 के 3, और ये हो गया 8 1 9, इतना। तो कहता है यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, ये वृत्त का 616 और वर्ग का 1936 आया, नहीं होगा। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से छोटा है, हाँ, तो ये देख रहे हैं ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं पहले वीडियो को आप रोक करके उस क्वेश्चन को बनाइए, जब नहीं बनेगा तो आप लोग उसको आगे बढ़ाइए। अगला प्रश्न है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। ये तो फार्मूला ही है, आप लोग जानते हैं। घन का विकर्ण जो होता है ये होता है √3 गुना 1 भुजा। 49 क्वेश्चन है यदि r त्रिज्या r एवं ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। कहता है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 4:25 है, 4/25 है, 4:25 को 4/25 लिखेंगे, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसकी त्रिज्या को r1 मान लेते हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी πr², तो इसकी त्रिज्या को r2, इससे ये कट गया, तो r1/r2 स्क्वायर उधर जाएगा तो दोनों पे रूट चढ़ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 5 हो गया। तो कहता है हमें यहाँ पे तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:5, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो, पूरक कोण है कहने का मतलब ये दोनों का जोड़ जो होगा ये 90 के बराबर है। तो अब कहता है इसमें कौन बराबर है, या कॉस थीटा जो होगा ये कॉस फाई के बराबर होगा, तो ये बराबर नहीं होगा। सेक थीटा जो है वो कोसेक फाई के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, क्योंकि सेक थीटा है, ठीक है ना। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो थीटा इधर आने देते हैं, ये उधर जाएगा, तो 90 - फाई, तो यहाँ 90 - फाई लिख देते हैं, तो सेक 90 माइनस हो गया ये फाई, तो सेक 90 - फाई होता है यहाँ पे कोसेक फाई, और इधर रहा सेक थीटा, तो सेक थीटा जो हो गया वो कोसेक फाई के बराबर हो गया, इसलिए इसका आंसर जो हो गया वो हो गया बी नंबर।
आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा ये सब क्वेश्चन काफ़ी प्रयास करें ताकि उनको अच्छा मार्क्स आए। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।